क्या हाल है सभी का? बढ़िया। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। लाइव है। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन कल वाला लास्ट वाला थोड़ा रिपीट कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोग का समस्या कुछ कम समझे थे लोग ना, इसीलिए रिपीट कर दे रहे हैं। कोई बात नहीं। कल का आखिरी क्वेश्चन हमारा था, हम लोग पढ़ रहे थे क्वाइन बेस्ड। क्वाइन बेस्ड हम लोग पढ़ रहे थे, क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें मैंने बताया था दो तरह का क्वेश्चंस होता है। एक सिक्का का रेशियो दिया हुआ रहेगा, उसके साथ मूल्य रहेगा, और दूसरा मूल्य के रेशियो के साथ सिक्का की संख्या दिया हुआ रहेगा, है ना। ये दो टाइप का सवाल हुआ था। इन दोनों टाइप पर एक एक सवाल हम लोग कर लिए थे, एक इस पे किए थे और एक इस पे किए थे। तीसरा सवाल भी किए थे, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को डाउट था, लेट हो रहा था, मैंने छुट्टी कर दिया था ना। फिर से एक बार इस चीज को रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। कहता है 2 रुपया, 1 रुपया 50 पैसे के कुल 550 सिक्के के मूल्य का अनुपात इतना है। आप यहां पर देख सकते हैं ये 200 पैसा है, 200 पैसा है, और 1 रुपया मतलब ये 100 पैसा है, और फिर इसके बाद ये 50 पैसा है। और पता है क्वाइन सिक्के के मूल्य का रेशियो, मूल्य का रेशियो यानी प्राइस का रेशियो दे रखा है कितना, 3:2:1 दिया हुआ है। और जबकि टोटल 550 सिक्का है, तो हमें यहां पर क्वाइन का रेशियो लिखना है, क्वाइन का रेशियो लिखना है, क्वाइन का रेशियो लिखना है। तो देखिए, मैंने रेशियो लिखने का दो तरीका बताया था। एक तो मैंने कहा था बेस मान करके, और दूसरा आपका एकदम व्यवहारिक सोचना, व्यवहारिक विधि लगा देना है। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं बेस का। आप देखिए इसमें सबसे बड़ा क्वाइन कितना है, 200, तो बेस को हम लोग क्या मान लेंगे, 200 मान लेंगे। सबसे बड़ा क्वाइन जितना रहेगा उसी को हम बेस मानेंगे, है ना। सबसे बड़ा क्वाइन जो भी रहेगा उसी को हम बेस मानेंगे। बड़ा क्वाइन, बड़ा क्वाइन की जो वैल्यू होगा ना, बड़ा क्वाइन की जो वैल्यू होगा वही हमारा बेस होगा। तो देखिए इसके बाद क्या करना है, बड़ा सिंपल बात है, 200 से भाग करना है 200 में। तो भाग लगा कितने बार में, एक बार में, तो मल्टीप्लाई बाई 1, तो 3 एकम 3। फिर ये 100 से भाग दिए 200 में, भाग लगा 2 बार में, तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 दूना 4, 4। फिर 50 से भाग दिए 200 में, भाग लगा 4 बार में, तो मल्टीप्लाई बाई 4, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो यही हो गया क्वाइन का रेशियो। आप सब लोग ध्यान दीजिए, यही हो गया क्वाइन का रेशियो, यही हो गया क्वाइन का रेशियो। एक तरीका हमारा ये है, आपको मैंने कल के क्लास में सिखाया था कि जब प्राइस का रेशियो दिया रहे और क्वाइन का रेशियो लिखना हो तो गुणा करते हैं। देखिए 3 गुणा 1, 2 गुणा 2, 1 गुणा 4। और वही जब क्वाइन का रेशियो दे देगा और प्राइस का रेशियो लिखना रहेगा तो डिवाइड करते हैं। यहां पर इसको थोड़ा बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा कि जब प्राइस का रेशियो रहे, क्वाइन का रेशियो लिखना है तो गुणा करेंगे। देखिए 200 से भाग दिए 200 में, भाग लगा एक बार में, 3 एकम 3। 100 से भाग दिए 200 में, भाग लगा 2 बार में, 2 दूना 4। 50 से भाग दिए 200 में, भाग लगा 4 बार में, तो 1 गुणा 4, 4 हो गया। तो ये क्वाइन का रेशियो हो गया, ठीक है। अब ये रहा टोटल क्वाइन। अब टोटल क्वाइन को इस रेशियो में क्या करेंगे, हम बांट देंगे। आता है बांटने सभी को? चलिए 550 को बांटना है, क्वाइन है तो क्वाइन के रेशियो बटेगा। ऐसा नहीं सोचना है कि ये क्वाइन है तो इसको हम प्राइस के रेशियो बांट देंगे, गलत हो जाएगा। क्वाइन है तो क्वाइन के रेशियो बटेगा। चलिए बांटते हैं, 4 4 8 3, यानी 11 रेशियो का मान 550 है, तो 11 से भाग दिए तो 1 रेशियो का मान निकल गया, 1 रेशियो का मान निकल गया। सवाल कहता है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए कितना है, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का रेशियो कितना, 3 है ना। 2 रुपए के क्वाइन का रेशियो 3 है, तो 3 अनुपात का मान निकालना, तो 3 से गुणा कर दी। ये 11 अनुपात का मान है तो 11 से भाग दी, और 3 अनुपात का मान निकालना, 3 से गुणा कर दिए। अब देखिए 11 से कटेगा 50 बार में, और आंसर 50 दिया 150 हो जाएगा।
तो एक तो मैंने ये तरीका बताया था आपको, है ना, छपा हुआ तो है सबकी कॉपी में, है ना। अब दूसरा एक और मैंने बताया था, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं। इसमें कोई डाउट है कहीं समझने में, बोलिएगा आप। किसी को डाउट नहीं है? कल कैसे डाउट हो गया था जी लास्ट में, यहाँ पे 10-20 लोग का क्वेश्चन सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, पूछा करिए क्लास में एट ए टाइम खड़ा होकर पूछा करिए। तो हमको लगा कि नहीं इसको बता देना चाहिए, मैं फिर से दूसरा वाला तरीका ही बता रहे हैं। बड़ा वाला क्वाइन होगा उसी को बेस मानेंगे, डिवाइड करेंगे, एक बार में भाग लगा तो गुणा 1, 100 से 2 बार में भाग लगा गुणा 2, 50 से 4 बार भाग लगा गुणा 4, क्वाइन का रेशियो बन गया। अब क्वाइन का रेशियो बन गया, ये रहा टोटल क्वाइन, बांट देंगे हमारा आंसर हो जाएगा। सोमनाथ, चलिए देखिए तो मेन चीज है रेशियो लिखना। प्राइस का रेशियो है तो क्वाइन का कैसे लिखेंगे, क्वाइन का है तो प्राइस का कैसे लिखेंगे, मेन ये चीजें हैं। देखिए तो बेस 200 मान के एक बताएं। दूसरी नंबर चीज आप ऐसे सोच सकते हैं, सुनिएगा, सोचिए व्यवहारिक सोचिए कि कितना है, 50 पैसा का क्वाइन है। अब कै रुपया है प्राइस, 1 रुपया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1 रुपया में, देखिए 1 रुपया प्राइस है, 1 रुपया में 50 पैसा का सिक्का कै गो होगा, 2 गो होगा। 1 रुपया में 50 पैसा का सिक्का 2 गो होगा। क्या इस बात को समझ रहे हैं? तो हमने यहां पर लिख दिया 2 लिख दिया। फिर सुनिए 100 पैसा 2 रुपया में 100 पैसा का सिक्का, 100 पैसा मतलब 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपया में 1 रुपया का सिक्का कै गो होगा, 2 गो। 2 रुपया में 1 रुपया कै गो होगा, 2 गो ना होगा, 2 गो। हमको क्वाइन लिखना है। मेन चीज यहां पर है कि 3 रुपया में 2 रुपया कै गो होगा, तो हमारा क्या नाम है, 1.5 गो। 3 रुपया में 2 रुपया कै गो होगा, तो 1.5 का सेंस बन जाएगा। अब एगो 2 रुपया का होगा सिक्का, एगो 1 रुपया का सिक्का हो जाएगा। 3 रुपया में एगो 2 रुपया का, एगो 1 रुपया का। तो देखिए 2 रुपया कै गो, तो ये हो गया एगो क्वाइन। 2 रुपया जो है वो कर वैल्यू का आधा है ना, 1 रुपया है। ये 2 रुपया का मतलब समझिए आधा क्वाइन ही है। सेंस समझिए, सेंस एडजेक्ट नहीं होगा, मैं भी मान रहा हूं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि 3 रुपया में 2 रुपया कै गो होगा क्वाइन, तो 2 रुपया 1.5 गो क्वाइन का सेंस बन सकता है। एगो 2 रुपये का सिक्का है तो 1 क्वाइन, और एगो 1 रुपये का सिक्का है तो आधा क्वाइन। 2 रुपया आधा, 2 रुपया का आधे वैल्यू में 1 रुपया होता है, तो आधा क्वाइन यहाँ पर, 1 क्वाइन ही पूरा 1.5 क्वाइन का सेंस नहीं हो जाएगा। तो 1.5 मतलब 3 का आधा, इसलिए हमने 3/2 यहाँ पे लिखा था, इसलिए हमने ये 3/2 लिखा था। और फिर क्या किए थे पता है, रेशियो भिन्न में मिल गया, तो इंटीजर में बदलने के लिए 2 से यहां गुणा और ये 2 से यहां गुणा, तो कितना आ जाएगा 3:2। 2 से गुणा होगा तो 4, और फिर ये 2 दूना 4। देखिए तो यही रेशियो पहले मिला था ना, तो वही ना मिलेगा, अलग मिलेगा तो फिर आंसर अलग आ जाएगा, वही तो मिलेगा ही मिलेगा। बस अब रेशियो बन गया, फिर वैसे ही बांट देना है। तो पूछना है कहीं पर, बोलिएगा। 1 रुपया में 98 कै गो, 2 गो। 2 रुपया में 1 रुपया कै गो, 2 गो। ये व्यवहारिक सोच हो गया ये। अब 3 रुपया में 2 रुपया कै गो, तो 1.5 गो का सेंस हो जाएगा। एगो 2 रुपये का क्वाइन, एगो 1 रुपये का। देखिए 3 रुपया में 2 रुपया कै गो, तो ये पूरा 1 क्वाइन, इसके रुपये से ये आधा है, तो इसका सेंस होगा आधा क्वाइन। कुल मिलाकर 1.5 क्वाइन हो जाएगा। हैं? 200 पैसा तो है ही है। हाँ 200 पैसा रहेगा तब कहां पर रहेगा, तो के करो ऊपर रहेगा, इसी सोचना होता है। हाँ सब में तो नियम बदल जाएगा, सब में वही रहेगा आपका। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा यहां पर। नेक्स्ट
कल से आगे, कल वाली बात को मैं दोहरा रहा था, कल से आगे क्वेश्चन जल्दी से लिखिएगा। देखिए यहां पर नोट की चर्चा कर दिया है, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। नब्बे आ रहा है। देखिए यहां पर देखिए तीनों क्वाइन जो है ना रुपये में दिया है, नहीं तीनों जो है रुपया में है, तो रुपए में ही छोड़ दीजिए। बताइए ये आपका 1 रुपया है, फिर ये 5 रुपया है, और फिर ये 10 रुपया है। तीन तरह का रुपए में ही छोड़िए, पैसा मत बोलिए। सब एक जाति में होना चाहिए, या तो सबको पैसा में या तो सबको रुपया में। अब देखिए कहता है कि कुल मूल्य 480 रुपया है। कहता है नोटों की संख्या समान है, नोटों की संख्या समान है। जैसे उसमें सिक्का था तो सिक्का की संख्या समान था, क्वाइन लिखते थे, यहां पर नोट की संख्या समान है तो ऐसे नोट लिख दिए, नोट की संख्या समान है। आप बताइए कभी भी समान चीज रहेगा, बराबर बराबर चीज रहेगा, तो याद रखना उसका रेशियो हमेशा 1:1:1:1 होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई भी चीज है, कोई भी संख्या बराबर है, अगर यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, तो बराबर चीजों का अनुपात कितना होगा? 1:1:1 हो जाएगा। बराबर चीजों का रेशियो हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। सुनिएगा यहां पर कहता है नोटों की संख्या समान है, नोटों की संख्या समान है तो यहां पर क्या होगा? 1:1:1 हो जाएगा। नोटों की संख्या समान है तो 1:1:1 हो जाएगा। समान चीजों का रेशियो हमेशा 1:1:1 होता है, इस बात को समझिए आप। ठीक है, तो आप बताइए क्या नोट के रेशियो से हम प्राइस का रेशियो लिख सकते हैं? कि नोट की संख्या है, संख्या का रेशियो, प्राइस का रेशियो लिख सकते हैं। सुनिए कैसे, एकदम व्यवहारिक सोचिए। बोलिए 1 रुपया नोट कैगो है? एगो है, तब कितना रुपया होगा? 1 रुपया होगा। 5 रुपया नोट एगो है तो 5 रुपया होगा, और 10 रुपया नोट एगो है तो 10 रुपया होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये हो गया आपका प्राइस का रेशियो, और ये रहा टोटल प्राइस। कहां गया? 480। प्राइस जो है वो प्राइस के रेशियो में ही बटेगा, इस बात को समझिए आप। तो 480 को इस रेशियो में क्या करेंगे? बांट देंगे। तो बांटिए 480 को इस रेशियो बांटिए, 10 5 15 1, तो 16 से भाग देंगे तो एक रेशियो का मान निकल जाएगा। अब एक रेशियो का मान निकल जाएगा, पूछता क्या है? उसके पास नोटों की कुल कितनी संख्याएं हैं? तो कुल संख्या कितना है नोट का? 1 2 3 है, तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 से कटेगा 30 बार में, और 30 गुना 3 बराबर 90 हो जाएगा। देखिए ये जो रेशियो मिला है इसी से रिलेटेड है, इसी के मदद से मिला है। तो अगर एक रेशियो का मान 30 यहां से मिला तो इसका प्रयोग आप यहां भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी से ये मिला है, इसी के मदद से ये मिला है। तो टोटल पैसा 480 है प्राइस। अब प्राइस का रेशियो हो गया 16, 16 से भाग दीजिए तो एक रेशियो का मान 30। इसलिए कहता है नोटों की कुल संख्या कितना होगा? तो नोटों की कुल संख्या कितना होगा? 3 होगा। तो एक रेशियो 30 के बराबर, तो 3 रेशियो 30 90 के बराबर, 90 के बराबर होगा। कुछ पूछना है कहीं पर? बोलिएगा। रोशन, ब्रजेश, सतेंद्र, कृष्णा, दिस डेट।
हाँ मान सकते हैं। एक्स 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 मानेंगे फिर 3x हो जाएगा, फिर x गुना 1, x गुना 5, x गुना 10 बराबर कितना 480, तो x का मान 30, इसलिए टोटल 3x का मान 90 हो जाएगा। तो इनका कहना है कि सर नोट की संख्या आप रेशियो जैसे लिए ना 1 1 1 वैसे ना लेकर के अगर x x x मानते तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा, है ना। x को नोट 1 रुपया, x को नोट 5 रुपया और x को नोट 10 रुपया, तो ए को नोट की वैल्यू 10 रुपया तो x को नोट की वैल्यू 10x, ए को नोट की वैल्यू 5 रुपया तो x को नोट का 5x, और ए को नोट की वैल्यू 1 रुपया तो x को नोट का x। अब तीनों को जोड़ देंगे बराबर 480 रुपया कर देंगे, तो कैसा है, एक रेशियो का मान 30, वैसे x का मान 30 आएगा। अगर टोटल नोट कहेगो तो टोटल नोट कितना हो गया 3x, तो x का मान 30 तो 3x का मान 30 दिए 90 हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए ये क्वेश्चन लिखेंगे अगला। देखिए क्वेश्चंस कहता है एक भिखारी के पास 10 पैसे 20 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात इतना है। देखिए यहां पर जैसा क्वाइन है लिख दीजिए 10 पैसा, फिर यहां पे लिखिए 20 पैसा और 1 रुपया को आप लिख दीजिए 100 पैसा, ठीक है। और सिक्कों का अनुपात दिया है, सिक्कों का अनुपात यानी क्वाइन का रेशियो दिया हुआ है कितना 10:17:7 है। तो क्वाइन का रेशियो दिया है तो आपको प्राइस का रेशियो लिखना पड़ेगा, प्राइस का रेशियो लिखना पड़ेगा, प्राइस का रेशियो लिखना पड़ेगा। अब सोचिए कैसे लिखेंगे, सुनिएगा 10 पैसा वाला कै गो क्वाइन है, 10 गो क्वाइन है, तो क्या 100 पैसा होगा। सोचिए 10 पैसा वाला अगर 10 गो सिक्का है तो कितना और रुपया हो जाएगा, कितना प्राइस हो जाएगा, 10 10 100 पैसा, पैसा में लिख रहे हैं पैसा 100 पैसा। बोलिए 20 पैसा वाला 17 गो क्वाइन है तो 17 गुना 2 17 गुना 20 340 पैसा हो जाएगा। अब फिर देखिए 100 सते 700 पैसा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका प्राइस का रेशियो हो गया, ये प्राइस का रेशियो हो गया। अब सवाल में कहता है कि यदि भिखारी 57 रुपये कमाया हो, 57 रुपया कमाया है, क्या 57 रुपया के जगह पर हम 5700 पैसा कह सकते हैं क्या, क्योंकि जानते हैं यहां पर इसको हमने पैसा में लिख लिया है। जब इसको पैसा में लिख लिया है तो उसको पैसा से ही इक्वेट करेंगे ना कि रुपया से। देखिए ये 100 गुणा 7 700 पैसा, अगर यहां पर हम 7 रुपए लिख भी दे तो फिर यहां रुपया लिखने में आपको पॉइंट का यूज करना पड़ेगा। तो पॉइंट से बचने के लिए हमने ऐसा किया कि 10 पैसा वाला 10 गो कॉइन तो 100 पैसा, 20 पैसा वाला 17 गो कॉइन तो 340 पैसा और 100 पैसा वाला 7 गो कॉइन तो 700 पैसा। अब क्या करना है, टोटल 5700 पैसा को, वो प्राइस है, प्राइस के रेशियो में बांट देना है। तो जल्दी से बांटिए, 5700 पैसा को बांटना है तो इसको लिख दिए ऊपर, इस रेशियो में बांटना है तो रेशियो को जोड़ के भाग करते हैं, जोड़िए 1140
1140 से भाग कर दिए तो 5 बार में भाग लगा, यानी 1 रेशियो का मान 5 हो गया। पूछता क्या है, पूछता है 20 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 20 पैसे के सिक्के कितने हैं, 17 के रेशियो में है, तो 17 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 17 पचे 85 हमारा आंसर हो जाएगा, 85 हमारा आंसर हो जाएगा। ये पैसा है तो यहां हमने पैसा बना दिया, जाति सेम रखना है, ऐसा नहीं कि रेशियो पैसा में है और रुपया लिखेंगे, पैसा तो पैसा, रुपया तो रुपया लिखेंगे। कहीं पर कुछ पूछना है बोलिएगा। 10 पैसा, 20 पैसा, 100 पैसा, क्वाइन का रेशियो 10 17 7, 10 पैसा वाला 10 को क्वाइन तो 100 पैसा, 20 पैसा वाला 17 क्वाइन 340 पैसा, 100 पैसा वाला 7 क्वाइन 700 पैसा। अब ये प्राइस का रेशियो बच गया, और जबकि ये टोटल प्राइस है 5700 पैसा, ठीक है, 5700 पैसा। अब सिंपली 5700 पैसा को इस रेशियो में क्या करना है, बांटना है। बड़ा सिंपल में बांट सकते हैं, आप इंच को जोड़िए, 1140 से भाग करिए, 5 बार में भाग लग गया, मतलब 1 रेशियो का मान 5, तो कह रहा 20 पैसा का कितना क्वाइन है, तो 20 पैसा का क्वाइन का रेशियो 17 है ना, तो 1 रेशियो 5 के बराबर, तो 17 रेशियो का मान 17 से गुणा कर देंगे। कि जिसका रेशियो वैल्यू रहेगा उसे भाग करते हैं, और जितना रेशियो वैल्यू का मान निकालना होता है उससे गुणा करते हैं, हमेशा याद रखना है। अगला सवाल, ये वाले क्वेश्चन में रेशियो डायरेक्ट नहीं दिया है, रेशियो मान, रेशियो आपको बना करके और तब सवाल करना पड़ेगा। निकालिए इसका आंसर, कोशिश करिए, रेशियो बनाना है पहले। देखिए कहता है ए बी और सी के पास कुछ सिक्के हैं, ए के सिक्कों की संख्या का 8 गुना बी के सिक्कों की संख्या के 5 गुणे के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, फिर कहता है जबकि बी के सिक्कों की संख्या का 7 गुना सी के सिक्कों की संख्या के 11 गुणे के बराबर है। देखिए जी क्या कहता है, ए के सिक्कों की संख्या का 8 गुना बी के सिक्कों की संख्या के 5 गुणे के बराबर है ना। तो आप बताइए
यहां पर आप ए अनुपात बी बता सकते हैं। देखिए ए अनुपात बी कितना होगा, बड़ा सिंपल है, 5:8। उल्टा रेशियो लेते हैं जी। देखिए ए का रेशियो इधर वाला, बी का रेशियो इधर वाला, मैंने आपको बताया था अगर ऐसा बीच में बराबर रहे, कभी दो टर्म रहे तो याद रखना ए का रेशियो दूर वाला और बी का रेशियो दूर वाला, यानी यहां पर हो जाएगा 5:8 हो जाएगा। फिर आगे पढ़िए, फिर कहता है जबकि बी के सिक्कों की संख्या का 7 गुना, बी के सिक्कों की संख्या का 7 गुना सी के सिक्कों की संख्या के 11 गुना के बराबर है। तो आप बताइए बी का रेशियो 11 और सी का रेशियो 7। अगर आपसे हम ये पूछ दे कि बी अनुपात सी बताओ तो आपका जवाब होगा 11:7 होगा। आपका जवाब होगा 11:7 होगा। देख लीजिए 11:7 होगा। अब बताइए क्या यहां पर जैसे ए अनुपात बी मिल गया और बी अनुपात सी मिल गया, तो आपको मैंने पढ़ाया ना बैलेंसिंग ऑफ रेशियो में, ए अनुपात बी पता है, बी अनुपात सी पता है, आपको लिखना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो क्या लिख पाइएगा, बहुत इजीली लिख सकते हैं। बोलिए ए अनुपात बी कितना है, 5:8 है, बी अनुपात सी कितना है, 11:7 है। ए अनुपात बी पता है, बी अनुपात सी पता है, अब हमको लिखना है। तो देखिए मैंने बताया था इस खाली जगह पर बगल वाली संख्या को लिखना होता है और संख्या उसी रो में होना चाहिए। तो इस जगह पर क्या लिखेगा, 7 की 8 लिखेगा, देखिए जस्ट बगल वाला 8 लिखेंगे, और ये खाली जगह पर क्या लिखाएगा, 11 लिखाएगा यहाँ पर। अब सीधे इसे गुणा करेंगे, 11×5 = 55, 11×8 = 88 और 8×7 = 56 हो जाएगा। तो ये बन गया ए अनुपात बी अनुपात सी। तो सवाल कहता है कि ए बी सी के पास जो सिक्का है वो इस रेशियो में है, ये क्वाइन का रेशियो हो जाएगा, ये क्वाइन का रेशियो हो जाएगा, क्वाइन का रेशियो हो गया। सवाल क्या पूछता है कि ए बी और सी के पास न्यूनतम सिक्कों की संख्या बताइए, कम से कम कितना सिक्का की संख्या है ए बी और सी के पास। 56 होगा, 55 होगा ना, इन तीनों को जोड़िए 199 आ रहा है, जो भी आ रहा है वो आंसर होगा। सवाल में ही थोड़ी ना कह रहा है कि ए के पास, कह रहा है ए बी और सी के पास न्यूनतम सिक्कों की संख्या, कम से कम कितना सिक्का होगा। तो एक चीज जान लीजिए, कम से कम जो संख्या होता है वो रेशियो का सम होता है। जैसे मान लेते हैं कि 2 आदमी के पास जो धन संपत्ति है वो 2:3 में है, बोलेगा उस आदमी के पास कम से कम कितना रुपया हो सकता है, तो 3×2 = 5 रुपया हो सकता है। रेशियो का सम मिनिमम होता है। जैसे एक आदमी, 2 बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनके पास कलम का रेशियो 2:3 है, तो कम से कम कितने कलम उसके पास हो सकते हैं, 2, 3, 5 हो सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक रेशियो का मान 1 हो जाता है, और वही एक रेशियो का मान जब 2 हो जाएगा तो 2 रेशियो का मान 4 और 3 रेशियो का मान 6, 6, 4, 10 हो जाएगा आपका। 3 रेशियो का मान कितना, अगर 6, एक रेशियो का मान अगर 6 हो जाएगा तो 2 × 6 = 12, 3 × 6 = 18, जोड़ने पर कुछ और आएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि न्यूनतम संख्या जो किसी चीज का होता है वो रेशियो का योगफल होता है। तो यहाँ पर न्यूनतम सिक्का तीनों के पास कुल मिला के कै गो हो सकता है, कम से कम कै गो सिक्का तीनों के पास हो सकता है। तो जोड़ देंगे, यहाँ पर जोड़िए 55 + 88 + 56 कितना था, 199 हमारा आंसर हो जाएगा। वो नीचे में उतारने के बाद वो नोट लिखिएगा। एक नीचे में नोट लिख लेंगे, ये बात मैं लिखवा दे रहा हूं। लिखेंगे किसी भी चीजों की न्यूनतम संख्या, किसी भी चीजों की न्यूनतम संख्या
किसी भी चीजों की न्यूनतम संख्या रेशियो के योगफल के बराबर होता है। 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 किसी भी चीजों की न्यूनतम संख्या रेशियो के योगफल के बराबर होता है। किसी भी चीज मतलब जो सवाल में दिया हुआ रहेगा, ऐसे सब में लागू होगा ये। न्यूनतम संख्या का मतलब रेशियो का योगफल। बड़े आगे तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, बहुत जगह यूज होता है। जब भी रेशियो देखकर सीधे बोलेगा न्यूनतम संख्या, कम से कम कई वो कॉइन, तो खाली रेशियो जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। हेडिंग लगाएंगे इनकम बेस्ड नहीं, ये पीछे पढ़ाएंगे। कहाँ गया रिलेशन बेस्ड? रिलेशन बेस्ड हेडिंग लगाएंगे सब लोग, रिलेशन बेस्ड। रिलेशन बेस्ड के बाद पढ़ाएंगे उसको इनकम बेस्ड। बुक का सवाल बना रहे हैं आप लोग? एकदम बनाइए जोर तोड़ से, और जो डाउट हो उसको ऐसे घेर लेना है ना, बनाते जाइए। और ऐसा ना कि एक बार पढ़े और तनी लगा तो घेर दिए, ऐसे नहीं, उस पर कोशिश करना है ना। आज ना बना कल फिर बैठिए उसको कोशिश करिए। जैसे मान लेते हैं कि आज बनाए तो हमको 20 क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, 150 क्वेश्चन बना, 20 को में डाउट हो गया, तो अगला दिन वो 20 लेके बैठिए। मैं दावा करता हूं कि 20 में आपका 4 को 5 को फिर बनेगा। होता है ऐसा, हमें अनुभव है, आपको भी पता होगा ये बात। मान लेते हैं आज बनाए, हमको 20 को डाउट हुआ ना, कल फिर लेके बैठिए 1 आध घंटा, 20 पे माथा लगाइए, में 4-5 को फिर निकल जाएगा, बचेगा 15 को। अब फिर अगला दिन जो है ना, अगला दिन फिर तनी 1 आध घंटा समय निकाल के और सब पे थोड़ा और पूरा गहराई से सोचिए, उसमें 1-2 फिर जरूर निकलेगा आपका। चेक करिएगा ना, मेरी बात को मत मानिए, एक बार आप उसको आजमा के देख लीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। फिर घटेगा, 2-3 को फिर बनेगा आपका। ये होता है। क्या सही बोल रहे हैं? सही बोलबे करते हैं सही बोलते ही हैं। क्वेश्चन सॉरी, ये रिलेशन बेस्ड, रिलेशन बेस्ड। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, पढ़ना लिखना नहीं है। कुछ लोग पढ़ते हैं, मैक्सिमम लोग बस आना जाना रहता है। देखिए यहां ध्यान दीजिए, जनरली रिलेशन जो होता है ना वो 2 तरह का होता है। यहां मैथमेटिक्स में रिलेशन जो है 2 तरह का होता है। एक होता है आपका डायरेक्टली रिलेशन, इसको कह सकते हैं समानुपाती संबंध। संबंध इसकी थोड़ा हम चर्चा कर दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2 राशि है, 2 क्वांटिटी है, एक x है और दूसरा क्या है, y है। y है, ये दोनों एक दूसरे का समानुपाती, एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये चिन्ह होता है प्रोपोर्शनलिटी का, है ना। x और y एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो होता है जो राशि किसी फॉर्मूला में ऊपर होता है, दोनों साइड बराबर के, दोनों साइड जो ऊपर होता है। जैसे कुछ फॉर्मूला ले लीजिए, जैसे स्पीड ले लीजिए, स्पीड इक्वल टू पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पर देखिएगा ये फॉर्मूला है, इसमें स्पीड कहां ऊपर है, LHS में ऊपर है, नीचे में थोड़ी ना कुछ है बट्टा में, और यहां ऊपर में क्या है, डिस्टेंस है। तो जो ऊपर क्वांटिटी होता है उसके बीच का रिलेशन समानुपाती का होता है, डायरेक्टली होता है। जैसे स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वही बराबर के एक साइड लीजिए ऊपर वाली राशि और दूसरा साइड लीजिए नीचे वाली राशि, जैसे स्पीड और टाइम, तो ये दोनों एक दूसरे का इनवर्सली रिलेशन होता है। रिलेशन जनरली 2 तरह का, एक डायरेक्टली और दूसरा इनवर्सली। डायरेक्टली हो गया समानुपाती संबंध और इनवर्सली हो गया व्युत्क्रमानुपाती संबंध, व्युत्क्रम संबंध, अनुक्रम व्युत्क्रम, अनुक्रम व्युत्क्रम।
अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, ये सब हिंदी में नाम लिखेगा, अंग्रेजी में डायरेक्टली रिलेटेड होगा, नहीं तो फिर इनवर्सली रिलेटेड आपका होगा। तो जो राशि ऊपर नीचे होता है उसके बीच का संबंध कैसा होता है? उल्टा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जो राशि दोनों तरफ ऊपर में रहता है उसके बीच का सीधा संबंध होता है। सीधा संबंध में क्या होता है? डायरेक्टली रिलेशन में क्या होता है? एक को बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है, एक को बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है। और जब रिलेशन इनवर्सली होगा, उल्टा होगा, तो पता है क्या होगा? एक को बढ़ने से दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। कब? जब दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे यहां पर इसको देखिए, इन दोनों को देखिए, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। जैसे स्पीड बढ़ा दिए, स्पीड बढ़ा दिए तो टाइम कम लगेगा। कहीं अगर मान लेते हैं थोड़ा तेजी से चलिएगा तो जल्दी नहीं पहुंचिएगा, अब बहुत तेज चलिएगा बहुत जल्दी पहुंचिएगा, हाँ मतलब आना मुश्किल हो जाएगा, वहां आदमी पहुंच जाएगा। इसलिए लिमिटे में चलना है। तो कहने का मतलब स्पीड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो टाइम जितने स्पीड बढ़ाइएगा उतने समय कम लगेगा, उतने समय कम लगेगा। तो हुआ नहीं उल्टा, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। लेकिन वही आप इन दोनों में सोचिए, ऊपर ऊपर इन दोनों में सोचिए, अगर स्पीड बढ़ाइएगा तो ज्यादा दूर जाइएगा, ज्यादा दूरी जाइएगा, ज्यादा दूरी तय करिएगा। और अगर स्पीड कम करिएगा तो कम डिस्टेंस कवर करिएगा। तो देखिए स्पीड घट रहा है तो डिस्टेंस भी घट रहा है, क्यों? क्योंकि समानुपाती संबंध है। स्पीड बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, क्योंकि समानुपाती संबंध है। अगर दो राशि एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड होगा तो याद रखिएगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। लेकिन यदि दो एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड हो तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और पहला घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। आपका उल्टा होता है आपका। चलिए, तो यहां पर मैंने क्या कहा कि एक्स और वाई एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये चिन्ह होता है। इस चिन्ह को अगर आपको हटाना है, इस चिन्ह को अगर हटाना है तो कोई कांस्टेंट से गुणा करना पड़ता है, पता है? कोई कांस्टेंट से गुणा करना हो। देखिए चिन्ह को हटा के बराबर कर दिए, अरे वो कांस्टेंट के से गुणा करिए। कोई कहेगा के को क्या कहते हैं, तो के को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, अनुपातिक नियतांक, अनुपातिक नियतांक, नियतांक, नियतांक अंग्रेजी में हम कहते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। दूसरा नंबर होता है इनवर्सली रिलेशन होता है। इनवर्सली रिलेशन, इसको कहते हैं व्युत्क्रम संबंध या समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती संबंध, व्युत्क्रमानुपाती संबंध। इसमें देखिए क्या है मामला, जैसे मान लेते हैं एक क्वांटिटी x है और दूसरा y है। देखिए व्युत्क्रम में क्या लिखे, एक को ऊपर दूसरा को नीचे, नीचे y है ना, तो ये दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको पढ़ेंगे हम दो तरीके से, सुनिए कैसे पढ़ेंगे। पढ़ेंगे x इनवर्सली प्रोपोर्शनल y, क्या पढ़ेंगे? x इनवर्सली प्रोपोर्शनल y, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल y। अब दूसरा नंबर पढ़ेगा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/y। पूरा बोलिएगा ना उधर 1/y, तो बोलना पड़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। खाली y बोलिएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। x y का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऊपर नीचे है, और x 1/y का पूरे का क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर फिर से वही बात है, अगर इस चिन्ह को हटाना चाहते हैं तो कांस्टेंट से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो x बराबर क्या होगा? k इंटू 1/y हो जाएगा। नोट करिएगा इन दोनों बातों को। नयन कुमार शाह जी, कितना बढ़ेगा सर या कितना घटेगा? इसका जवाब है कि जितना बढ़ेगा उतने घटेगा। करे कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा, तो जितना बढ़ेगा उतने घटेगा। हिंदी में नाम इसका बहुत सारा देता है, कहीं अनुलोम, कहीं प्रतिलोम, कहीं विलोम, बाबा रामदेव वाला अनुलोम विलोम, कहीं देगा अनुक्रम देगा, कहीं व्युत्क्रम देगा, कहीं सीधा देगा, कहीं उल्टा देगा ना। तो हिंदी में बहुत सारा नाम होता है, कहीं समानुपाती देगा तो कहीं व्युत्क्रमानुपाती देगा,
कहीं अनुक्रमानुपाती देगा, वह स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक फॉर्मूला होता है, मैथमेटिक्स में, साइंस में बहुत सारे फॉर्मूला होता है जिसपे ये चीजें लागू होता है। बहुत सारे क्या, जो फॉर्मूला आता है सब में लगेगा, ऊपर ऊपर वाला के बीच डायरेक्टली, ऊपर नीचे वाले के बीच इनवर्सली। साइंस में पढ़ते होंगे F इक्वल टू एम ए, नहीं तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, A इक्वल टू एफ बाई एम होता है। ए क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, आई एम फॉर मास हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और यहां पर एक्सेलरेशन और फोर्स एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ता है, सही बात है, ऐसे हम अंदाजा बोल रहे हैं, आप लोग को पता होगा एक्सेलरेशन और मास एक दूसरे का उल्टा होगा। तो सब में लगेगा, जहां फॉर्मूला होगा सब में, ऊपर ऊपर के भी समानुपाती, ऊपर नीचे के बाद व्युत्क्रम। और डी एक्सेलरेशन क्या होता है, ब्रेक मारते हैं पीछे जो होता है वो, ऐसा ही कुछ होता है, मंदन। हाँ, डी एक्सेलरेशन हिंदी में मंदन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया, चलिए शर्ट से छापिए तो ही क्वेश्चन। कि 2022 का सीजीएल ई टॉपिक पर बहुत सवाल पूछा, लगभग हर सेट में वो सवाल दिया है। 2022 की मैं बात कर रहा हूं, 2022 का सीएचएसएल के परीक्षा में, सीएचएसएल की परीक्षा में लगभग शिफ्ट में एक एक सवाल इससे पूछा गया है, रिलेशन बेस्ड से। ऐसे ये सवाल तो प्रीवियस ईयर का और पहले का है, 2022 वाला नहीं है, लेकिन ये समझ गए वो भी बन जाएगा आपका, दोनों सेम ही तरह का, सिर्फ डाटा अलग है। किसी के पास मटेरियल है यहां पर, नोट करिएगा। आपके बुक में डला हुआ है क्वेश्चन, 3 ठो क्वेश्चन सीएचएसएल 2022 का डला हुआ है, वही हम देखने वाले थे। देख ले रहे हैं। देखिए सवाल को आप बनाइए, हम यहाँ पर जरूर 4 सवाल, 5 सवाल, 7 सवाल, 10 सवाल कराते हैं, लेकिन वो जो सवाल कराते हैं उससे बहुत सारा सवाल आपका बनेगा। जैसे इसमें अगर 2 सवाल भी बना दिए तो इस टाइप का लगभग क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कुछ कुछ डाउट होगा 2-3 को 4 को, तो उसको घेर लीजिएगा। पीछे वाला जो क्वाइन वाला बताया उसमें 21 को सवाल है, उसमें लगभग आपका 15 तो जरूर बनेगा, 6 को में डाउट होगा, घेर लीजिएगा, 2 को में डाउट है। तो वही मतलब मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ एवरेज। अब किसी सब भी बन गया और किसी दोनों ऐसा भी होगा यहाँ पे जो एको ना बना होगा, इतना बताने के बावजूद भी ना। कोई ऐसे प्राणी है कि नहीं यहाँ पर जिसे एको नहीं, एक ऐसो में एक ऐसो ना बना, बताने के बाद भी कोई नहीं है। उधर है कोई, उधर नहीं है कोई, जैसी मजाक कर रहा हाथ उठा रहा नहीं है। हेलो भाई साहब, कॉर्नर वाले खड़े होइए, यहां से दिखता है, आपसे नहीं बना, बनाए भी नहीं किए हैं।
अप्रोप्रिय थोड़ी ना बन जाएगा। बैठिए, चलिए देखिएगा यहां पर, ये हमारा क्वेश्चन है, पी क्यू के वर्ग के अनुलोम परिवर्तित इस प्रकार होता है कि P बराबर 1। देखिए ये सब लैंग्वेज देखिए, P क्यू के वर्ग, क्यू के वर्ग, क्यू के वर्ग के अनुलोम परिवर्तित होता है। अनुलोम का मतलब क्या होता है? देखिए एगो रिलेशन में सीधा था, एगो में उल्टा था, तो अनुलोम क्या उल्टा होता है? विलोम। अनुलोम विलोम। अब पता चल रहा है क्या हो गया? अनुलोम मतलब सीधा डायरेक्टली, और विलोम का मतलब हो गया उल्टा हो गया। तो अनुलोम का मतलब हो गया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों को ऊपर लिखेंगे और इनवर्सली में एगो को ऊपर दूसरे को नीचे लिखेंगे। तो आप बताइए P जो है ना, P जो है वो Q के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, Q के वर्ग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। P Q के वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर हमने दोनों को ऊपर लिख दिया। आप बताइए इस चिन्ह को हटाएंगे तो K से गुणा होगा क्या? तो K इंटू क्यू स्क्वायर होगा। अब सवाल में कहता है कि P बराबर 1 हो तो Q बराबर 2, मतलब P और Q का मान दिया, बैठाइए सट से, बोलिए P का मान बैठाएंगे 1 और K वैसे ही छोड़ देंगे, और Q का मान कितना? तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर। तो क्या बताइएगा K का मान कितना? 1/4। कभी कभी सवाल में इतने पूछेगा, यहीं पे क्वेश्चन पूछ देगा कि अनुपातिक नियतांक बताओ, कांस्टेंट का मान बताओ, तो आंसर कितना? 1/4। लेकिन यहां पर कांस्टेंट का मान नहीं पूछता है, क्वेश्चन को और आगे बढ़ाया है। तो यहां से चलेंगे, जब K का मान निकल जाएगा तो फिर यहां से चलेंगे अगेन, यहां से जहां पे हमने बराबर K माना है, फिर यहां से चलेंगे हम अगेन, पुनः क्या कहता है? यदि Q बराबर 6 हो तो P का मान कितना? फिर से वैसा क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे P और Q दोनों का मान दिया था, बैठा दिए तो K निकल गया। अब फिर यहां से वापस चलेंगे, वापस फिर चलेंगे, कहता है P का मान बताओ जब Q का मान 6 है। तो सुनिएगा P बराबर बोलिए K का मान कितना आया है? अप्लाई करिए, 1/4 इंटू क्यू स्क्वायर, और Q का मान ये लेना है तब ये निकलेगा। तो 6 का स्क्वायर कर देंगे 36। अब बोलिए 36 को 4 से काट देंगे 9, 9 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही है। अगर कहेगा अनुपातिक नियतांक बताओ तो आंसर मारेंगे 1/4। बोलिए एक मिनट, एक आदमी से ना, बोलिए P का मान 1, हाँ कैसे हो जाएगा? P का मान 1 हो गया, किसका स्क्वायर? 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्यों करेंगे? Q का स्क्वायर करना, ना कि P का स्क्वायर करना। बैठिए ना, बताते हैं। आप बोलिए भाई, रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट करिए, आपका जवाब मिल जाएगा। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सवाल कहता है P जो है ना, P पावर इसका 2 नहीं है, Q के वर्ग का समानुपाती है। तो इस चिन्ह को हटाएंगे तो K यहां पर लाएंगे, P का मान क्वेश्चन में दिया है 1 और Q का मान दिया 2, बैठा देंगे, 1 बैठाएं यहां पर और 2 का स्क्वायर 4 यहां पर, 4 नीचे आएगा, K का मान 1/4, नियतांक पूछेगा तो इतना आंसर मारेंगे। सवाल में और आगे बढ़ाया, कहता है Q का मान 6 तो P का मान कितना होता है? फिर से यहां से चलेंगे, दोबारा यहां से चले तो K नियतांक आया, फिर यहां से चलेंगे, अब P का मान पूछ रहा है, फिर देखिए ये ऐसे ही छोड़ दिए, K का मान 1/4 यहां बैठा दिए, और Q का मान कितना है? दूसरी बार 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36, 4 से भाग दिया 9। एक तरीका हमारा ये होगा, दूसरा एक और तरीके होगा, सुनिएगा क्या कहता है? P जो है और में यहां पे लिख लेंगे, और P जो है वो क्या है? Q के स्क्वायर के समानुपाती है। समानुपाती मतलब समझते हैं, समान अनुपात में ना। तो चलिए P का मान कितना है? 1, P का मान 1 और Q का मान 2, Q का मान 2, तो यहां पे लिख दिए 2 का स्क्वायर, क्योंकि P जो है ना Q स्क्वायर का समानुपाती है, मतलब जितना अनुपात P और Q स्क्वायर का इधर होगा
उतना ही अनुपात इधर होगा। पढ़ाए हैं समानुपात आपको। समानुपात मतलब समान अनुपात, जितना अनुपात P और Q स्क्वायर का इधर होगा उतना ही अनुपात उधर भी होगा आपका। अब बोलिए दोबारे पे जाइए, दोबारे P का मान हमसे पूछता है तो ऊपर में P वैसे ही छोड़ दिए और Q का मान कितना दिया है 6, तो नीचे 6 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, बोलिए कितना जाएगा 1/4 बराबर P बटा 36, तो 4 से कट गया 9 बार में P बराबर 9, तो ये भी हमारा एक तरीका है। अनुपात को बराबर कर दिए, समानुपाती है तो जितना अनुपात ई दोनों का तो लिखेंगे इतना बटा इतना इधर भी और इतना ही बटा इतना उधर भी, सब कुछ दिया है, एक अननोन है। बोलिए शुरू में फिर से एक बार, P का मान 1 दिया था, Q का मान 2 दिया था, तो कितना हो जाएगा 1/2 स्क्वायर बराबर, लास्ट में P का मान पूछ रहा था तो वैसे ही P छोड़ दिए और Q का मान 6 दिया था, 6 का स्क्वायर, जो रेशियो इधर वही रेशियो इधर। समानुपाती का मतलब समान अनुपात। जब व्युत्क्रमानुपाती रहेगा ना तो एक तरफ सीधा लिखेंगे दूसरी तरफ उलट के लिख देंगे, इसको ऊपर उसके नीचे, व्युत्क्रम का सेंस हो जाएगा। अब बराबर कर देंगे तो P का मान निकल जाएगा, तो उससे थोड़ा ये तरीका आपका आसान है। नोट कर लिए। इस संडे को शाम में 4 बजे ओपन टेस्ट रखा गया है। ओपन टेस्ट का मतलब वैसे विद्यार्थी जो अपने यहाँ क्लासेज नहीं भी करते हैं वो अपने संस्था में आकर टेस्ट दे सकते हैं 4 बजे से 4:30 तक, और उसके बाद सारे सवाल का डिस्कशन करेंगे। सवाल आपका कुल मिलाकर के 75 गो आपका होगा, जिसमें 50 गो रीजनिंग होगा और 25 गो मैथ होगा आपका बिहार एसएससी के पैटर्न पर। वैसे प्रैक्टिस के पर्पज से कोई भी दे सकता है, डिस्कशन भी साथ साथ कराया जाएगा। मतलब आप लोग बिल्कुल जो फ्रेशर है उनके लिए नहीं है, कुछ पढ़े लिखे रहेंगे तब ना कुछ सवाल बनाएंगे, तो उनके लिए आपका है, आपके कोई मित्र होंगे उनको बता देंगे। संडे को शाम 4 बजे इस बार ओपन टेस्ट रखा गया 75 सवाल का। बाकी आज के क्लास को यहीं पर रखेंगे, मिलेंगे यहां से आगे मंडे को। मंडे टू फ्राइडे ही आपकी क्लास लगती है। कोई भी आपके मित्र होगा भेज दीजिएगा, जाके आजमा लो कितना पानी में हो आप, है ना। ये चीज अपनी औकात पता करना जो है ना जरूरी होता है सप्ताह में एक दिन, मतलब टेस्ट सीरीज देना है ना, हमारे कहने का मतलब ये है। टेस्ट सीरीज देने से आइडिया मिलता है क्या हमारी कमी है, कमी को इंप्रूव किया जाए, कौन कौन सी चीज को बढ़िया किया जाए, ये सारा चीज पता चलेगा। साथ साथ डिस्कशन तो कराया ही जाएगा सारे सवाल का। नहीं होता इस संडे को रखे हैं, लगभग हर संडे को ही रहेगा इधर। अब फ्री नहीं, 10 रुपए का टोकन लगता है, फोटो कॉपी का 4-5 पन्ने का क्वेश्चन होता है वो सब देना पड़ेगा ना। फ्री में रखने से लोग फ्री जैसा समझता है, ये मामूली सा है, गुरु दक्षिणा के तौर पे है। जो पेपर आपको मिलेगा बस उसी का चार्जेज है, कुछ नहीं। एट ए टाइम टोकन लेना पड़ेगा, क्वेश्चन मिलेगा, टेस्ट सीरीज मारिए, डिस्कशन करिए, फ्री ही के बराबर है। शाम में फ्री रहिएगा, तनी मनी पढ़े हुए रहिएगा, 2-4-5 चैप्टर आइडिया रहेगा तो आ जाना है, ऐसा नहीं कि एनआईटी घाट चल जाना है। गंगा आरती सुनने, गंगा आरती तो बहाना है, कौन और आरती करता है लोग, है ना। हम भी एनआईटी घाट जाते थे, है ना, 6 साल पहले जाते थे, तो बहुत लुक चेंज हो गया होगा वहां का, नहीं। अच्छा एक बार चलते हैं कभी, है ना, किसी चीज के बहाने जाना पड़ेगा वहां पे, नहीं। चलिए निकलिए आप लोग भी।
ऑनलाइन वाले विद्यार्थी, हाँ ऑनलाइन भी चलेगा।